देखो आप ऐसे समझो कि हमारे पास दो बॉडीज हैं। ये बॉडी है मास m1 की और ये रन कर रही है विद वेलोसिटी समथिंग u1, ये u1 से जा रही है, और ये दूसरी बॉडी है और जिसका मास है m2 और ये किसी वेलोसिटी u2 से जा रही है। एंड अगर तो u2 u1 से ज्यादा है फिर तो कोलिजन होना नहीं है, बिकॉज आप समझो ना कि ये ज्यादा है और ये कम है, फिर ये टकराएगा नहीं, फिर तो खत्म हो गया, मतलब आगे वाला आगे पीछे वाला पीछे, बात खत्म। तो ऐसे वाले केस में हम बोल सकते हैं इन दिस केस नो कोलिजन। हाँ, लेकिन अगर u1 ज्यादा होगा u2 से तो कोलिजन होगा। मैं लास्ट लेक्चर को रिवाइज करवा रहा हूं। तो अगर u2 ज्यादा होगा u1 से तो देयर विल बी कोलिजन, दिस बॉडी विल बी कोलाइडिंग ऑन दिस, सो यू कैन एक्सपीरियंस अ फोर्स, मतलब दोनों बॉडीज पे एक तरह का फोर्स आएगा। तो हम कह सकते हैं ड्यूरिंग कोलिजन, ड्यूरिंग का मतलब है ना तो पहले ना बाद में, तो ड्यूरिंग कोलिजन ये जो सेकेंड बॉडी है ना, ये वाली बॉडी m2, इस पे पीछे वाली बॉडी फोर्स लगाएगी और हम इधर को लगेगा, इसको हम बोलेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। और जो ये वाली बॉडी है इस जिसको हम m1 कह रहे हैं, इस पे आगे वाली बॉडी पीछे को फोर्स लगाएगी, इसको हम बोलेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था कि अगर हम केवल इसकी बात करें ओनली m2, तो इस पे फोर्स लग रहा है और जिस पे भी फोर्स लगेगा उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। अगर हम अकेले इसकी बात करें तो इस पे भी फोर्स लग रहा है, मतलब इसका भी मोमेंटम चेंज हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि m1 का मोमेंटम भी चेंज होगा और m2 का भी चेंज होगा। यहाँ पे चेंज होने का क्या मतलब है, पहले वेलोसिटी कुछ और होगी, बाद में वेलोसिटी कुछ और हो जाएगी। पहले कुछ और है, बाद में कुछ और हो जाएगी। इसका मतलब m1 का मोमेंटम कंजर्व नहीं है, m2 का मोमेंटम भी कंजर्व नहीं है। लेकिन अगर हम दोनों को एक सिस्टम माने ओवरऑल, मतलब दोनों को एक मान के चलें, जब तुम दोनों को एक मानोगे तो सिस्टम पे नेट फोर्स आएगा 0। कारण है इस वाले पे आएगा राइट साइड में, तो इस वाले पे आएगा लेफ्ट साइड में। न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से जितना इस पे लगेगा एक्शन उतना इस पे लगेगा रिएक्शन। अगर ये प्लस होगा तो फिर ये माइनस होगा। तो कोई हमसे बोले इस पे टोटल फोर्स कितना आया, हाउ मच इज द टोटल फोर्स ऑन द सिस्टम, तो आंसर आएगा 0। तो मैं यहाँ पे 3 पॉइंट लिखता हूं। अगर हम बात करें पहला पॉइंट, नेट फोर्स on m1 is not 0. Net force on m1 is not 0, so P initial is not equal to P final। मतलब इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम नहीं होगा। मतलब अगर कोलिजन के पहले का ये वाला डायग्राम है, ये कोलिजन के पहले का डायग्राम है, तो मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था कि कोलिजन के बाद वाला डायग्राम ये होगा। मतलब m1 मास ऐसे था और इसकी इनिशियल वेलोसिटी वाज u1 और बाद में ये इनिशियल है, ये इनिशियल है। और उसी मास की m1 की दोबारा बात करें, दिस इज m1 नाउ रनिंग विद वेलोसिटी v1, ये क्या चीज है, ये फाइनल है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, m1 u1, टक्कर के बाद क्या हो जाएगा m1 v1। मतलब इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम नहीं है अगर हम m1 की बात करते हैं अकेले तो। सिमिलरली अगर हम बात करें m2 की, तो सेकेंड पॉइंट, F net on m2 is also not 0। मतलब m2 के ऊपर भी नेट फोर्स 0 नहीं आएगा। अगर m2 के ऊपर नेट फोर्स 0 नहीं आएगा तो हम बोल सकते हैं कि इस केस में भी P इनिशियल इज नॉट इक्वल टू P फाइनल। ये m2 का डायग्राम है, m2 की इनिशियल वेलोसिटी वाज u2, दिस इज इनिशियल, और टकराने के बाद जब टक्कर होगी तो ये सेम मास की वेलोसिटी बदल जाएगी और वो क्या हो जाएगी v2, ये फाइनल है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि इनिशियल मोमेंटम इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ m2 इज m2 u2 एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ m2 इज m2 v2। और दोनों की वैल्यू सेम नहीं आ रही है, दोनों की वैल्यू अलग अलग आ रही है। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट, ध्यान से समझना। हम बात करें थर्ड पॉइंट, एंड द थर्ड पॉइंट इज नेट फोर्स ऑन सिस्टम। अब यहाँ पे सिस्टम का मतलब क्या हुआ, सिस्टम इज नॉट सिंगल बॉडी बट सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ बॉडीज। सो नेट फोर्स ऑन सिस्टम इज इक्वल टू 0, इसलिए क्योंकि जितना एक्शन लग रहा है उतना रिएक्शन लग रहा है। सो P इनिशियल इक्वल टू
पी फाइनल। बात ध्यान रखना बेटा, इनिशियल का मतलब हम एक की बात नहीं कर रहे, हम दूसरे की बात नहीं कर रहे, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम दोनों की बात कर रहे हैं। तो इसका डायग्राम बनाते हैं हम लोग। सो वी हैव दिस m1 was going with velocity u1, m2 was running with velocity u2. When they collided, this diagram was initial. When they collided, m1 is now running with some other velocity called v1 and m2 is running with other velocity called v2, and this diagram is called final. It was initial, it is final, and in this case we say that p initial equal to p final. मैंने आपसे ये बोला कि p initial और p final कैसे होंगे, सेम होंगे। अब p initial किसका, एक का नहीं बट दोनों का मिला के, दोनों का मिला के कितना आएगा, दोनों का मिला के आएगा इसका इनिशियल और इसका फाइनल। इनिशियल होगा m1 u1, ये तो एक का मोमेंटम आ गया, दूसरे का क्या होगा m2 u2, ये इनिशियल हो गया। फाइनल में आएगा m1 v1 प्लस m2 v2। वी हैव गॉट दिस काइंड ऑफ रिलेशन। अब आती है बात न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की। जैसे कोई तुमसे बोले कि एग्जांपल, ये हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास है 10 kg और ये रन कर रहा है कुछ 20 मीटर पर सेकेंड से, and we have another body and this is let's say 5 kg and it is at rest. They collide and क्या होता है, and ये 10 kg and फिर हमसे कहा जाता है कि it is running with velocity let us say 5 मीटर पर सेकेंड, और कोई आपसे कहता है फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ 5 kg मास। कुछ क्लियर हुआ? हमारे पास मास था 10 kg का जिसकी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड, हमारे पास एक था 5 kg का जो था रेस्ट पे। ये दोनों आपस में टकराते हैं, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है 5 मीटर पर सेकेंड, और ये कैसा होता है, ये रेस्ट में होगा कि चलता रहेगा, ये चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? क्योंकि इसका खुद का मोमेंटम चेंज हो गया, इसका खुद का चेंज हुआ तो इसका भी चेंज हुआ होगा, लेकिन ओवरऑल चेंज कितना आया होगा, 0 आया होगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है, इसको सॉल्व करने का मेथड हो सकता है, हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अंडरस्टैंड करो, इनिशियल मोमेंटम यहाँ एक की बात हो रही है कि दोनों की बात हो रही है, यहाँ पे दोनों की बात हो रही है। तो जब हम ऐसी बात करेंगे दोनों की बात हो रही है तो P initial would be what, this 10 into 20 plus 0। क्या मतलब है, इसका मतलब है 10 into 20, ये इसका मोमेंटम हो गया, क्योंकि जब हम इनिशियल की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस होल सिस्टम। सो द फर्स्ट बॉडी which has mass 10 kg velocity 20 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड बॉडी यहाँ पे ना प्रॉपर लिखता हूं सो आपको याद रहेगा, सेकेंड बॉडी इज 5 मल्टीप्लाइड बाय 0। सो हम कैसे बोल सकते हैं, m1 u1 m2 u2 and this is equal to first body has mass 10, velocity is 5 plus second body is 5, velocity is not known, इसके बारे में पता नहीं है, इसको हमने v2 बोल दिया। अब हम करते हैं सॉल्व। लेफ्ट हैंड साइड में कितना आ रहा है, 200 इज इक्वल टू 50 प्लस दिस 5v2। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 150 डिवाइडेड बाय करेंगे 5, तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा 150 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू v2। सो क्या वैल्यू आ जाती है, दिस 30 इज इक्वल टू v2। इसका मतलब वेलोसिटी कितनी हो गई है, 30 मीटर पर सेकेंड, किसकी, दूसरे वाले बॉडी की। अगर मैं दोबारा से डायग्राम आपको दिखाऊं तो हमारे पास था 10 kg का ब्लॉक which was running with 20 मीटर पर सेकेंड, हमारे पास था 5 kg का ब्लॉक which was at rest। कुछ देर के बाद क्या हुआ, 10 kg का ब्लॉक was running with 5 मीटर पर सेकेंड and 5 kg का ब्लॉक was running with 30 मीटर पर सेकेंड। This is called initial and this is called final। चेक करो अच्छे से, हमें साफ दिख रहा है। अब इस पूरे का मोमेंटम निकाल के देखो, 200 आ रहा है, और इस पूरे का मोमेंटम निकाल के देखो 200 आ रहा है। इस अकेले का मोमेंटम देखो 200 और इस अकेले का देखो 50। इसका मतलब इसका खुद का मोमेंटम चेंज हुआ है, इसका खुद का मोमेंटम जितना पहले था इसका खुद का मोमेंटम अब उतना नहीं है। इस अकेले का मोमेंटम पहले कितना था,
0 के बराबर। अब कितना है 150 के बराबर, मतलब इस अकेले का भी मोमेंटम चेंज हुआ, इस खुद का भी चेंज हुआ, लेकिन जब हम बात करते हैं पूरे के पूरे सिस्टम की तो मोमेंटम चेंज नहीं हुआ। तो हमें कंसेप्ट क्या समझ में आता है? कंसेप्ट समझ में आता है कि मोमेंटम तभी कंजर्व है जब नेट फोर्स 0 हो, और पूरे सिस्टम की बात करेंगे तो नेट फोर्स 0 आ रहा है, इसलिए मोमेंटम कंजर्व हो रहा है। आई थिंक इतना ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, एंड दिस इज अगेन another example. We have body of mass 5 kg और ये कुछ रन करता है 10 मीटर पर सेकेंड से। We have another body of mass 2 kg और ये कुछ रन करता है 5 मीटर पर सेकेंड से। एंड दे कोलाइड, लेट अस से किसी ने बोला ये टकरा गए। टक्कर होने के बाद हमने क्या देखा कि जो 5 वाला है, जो 5 kg है, वो रेस्ट में आ गया, और किसी ने हमसे पूछा फाइंड वेलोसिटी ऑफ 2 kg मास, ये हमने फाइंड करना है। सो अगेन दिखाता हूं आपको, 5 kg मास 10 मीटर पर सेकंड से रन कर रहा है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहा है, ये रेस्ट में आ रहा है। तो किसी ने कहा कि 2 kg वाले का इसकी वेलोसिटी बताओ कितनी होगी। आप बोलोगे सर आसान है, आप बोलोगे कि जब कोलिजन हो रहा है तो मोमेंटम कंजर्व होगा, एंड वी हैव दिस p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल। नाउ व्हाट इज इनिशियल? इनिशियल में किसका मोमेंटम आएगा? इन दोनों का आएगा, एंड व्हाट इज दैट? दैट इज 5 into 10 प्लस 2 into -5। अंडरस्टैंड करना, यहां पे मोमेंटम में ये स्पीड नहीं होता, मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी, उसमें हम वेलोसिटी लेते हैं और वेलोसिटी में साइन होता है। ये किधर को भाग रहा है? राइट डायरेक्शन में, तो इसका मोमेंटम कितना आएगा? मास इनटू वेलोसिटी। और ये कहां पे भाग रहा है? लेफ्ट में, तो इसका मोमेंटम आएगा मास इनटू -5, एंड दैट इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम में 5 kg तो रेस्ट में आ गया, मालूम है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 5 मल्टीप्लाइड बाय 0, ये अच्छे से नोन है हमें, सो दिस इज 0। नाउ प्लस व्हाट अबाउट द सेकंड वन? इसकी बात करें तो क्या होगा? इसकी बात करेंगे तो तुम बोलोगे सर मास होगा 2 और वेलोसिटी हमें मालूम नहीं है, तो हमने v लिख दिया। बस अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहां पे आएगा 50 -10 इज इक्वल टू 2 इंटू वी, और यहां से हम v कैलकुलेट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में 40 आएगा एंड डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आंसर आएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। सो हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी आफ्टर कोलिजन is 20 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास आंसर है। इसी तरह से हम कैलकुलेशन निकाल सकते हैं अलग अलग बॉडीज की। ये जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का टॉपिक हम इस वाले चैप्टर में पढ़ रहे हैं, ये बहुत लिमिटेड है। इसका एक अलग से चैप्टर होता है, जब हम वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे तो वहां पे कोलिजन का टॉपिक अलग से है, वहां पे बहुत सारे वेरिएशन पढ़ेंगे, बड़े बड़े फॉर्मूले होंगे, बट यहाँ पे मैं वो वाली चीजें नहीं समझा रहा। हम यहाँ पे बहुत बेसिक टाइप का मोमेंटम कंजर्वेशन स्टडी कर रहे हैं। सो ये हमारे पास 2 केसेस हो गए। अगर कोई हमसे बोले कि सर आप एक काम करो, मेरे को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताओ, somebody can say कि सर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताओ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहां कहां पे आएगा? तो ऐसे कुछ करते हैं कि हमारे हाथ में गन है, तो पहला वाला पॉइंट ले लेते हैं। ये हमारे हाथ में एक गन है, बहुत ही सही है ना, और इसके अंदर एक बुलेट है, देखो यहां पे बुलेट, ये यहां पे, ठीक हो गया। और सारा सिस्टम रेस्ट में है, मतलब सब कुछ ऐसे बोल सकते हैं हम, इनिशियली एट रेस्ट। सारा का सारा सिस्टम कैसा है? रेस्ट में। अब तुमने इस वाले ट्रिगर को प्रेस करा, जैसे तुम ट्रिगर को प्रेस करोगे तो यहाँ पे एक नोब होती है या निडल जैसी कोई चीज होती है, वो उस पर टकराती है, तो इस बुलेट के अंदर ब्लास्ट होता है। जैसे बुलेट के अंदर ब्लास्ट होगा, बुलेट 2 पार्ट में टूट जाती है। एक लगभग यहां से ब्रेक होती है, यहां से। इसका जो आगे वाला पार्ट है, जब एक्सप्लोजन होगा ना, तो आगे वाला पार्ट पे पुश लगेगा आगे को, और पीछे वाले पे लगेगा पीछे को। उसकी वजह से क्या होगा? बुलेट का ये आगे वाला पार्ट आगे जाने की कोशिश करेगा, और इस पूरे के पूरे गन के ऊपर धक्का लगेगा पीछे की तरफ।
मान के चलो अगर हमने गन को होल्ड ना करा होता, ऐसे मान लो हमने गन को होल्ड नहीं करा, बस किसी ने ट्रिगर दबा दिया और वो गन फ्री रखी हुई है, तो क्या होगा, ये बुलेट इधर को भागेगी, तो ये गन कहां भागेगी, गन पीछे भागेगी। कोई आपसे दोबारा क्वेश्चन पूछे क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, तो तुम बोलोगे अगर हमने गन को होल्ड नहीं करा हुआ है तो गन पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, जो ये अंदर एक्सप्लोजन होगा उसकी वजह से बुलेट का जो पीस यहां पे निकलेगा, आई मीन ये फर्स्ट डायग्राम हो गया, इनिशियल डायग्राम हो गया। अगर हम फाइनल डायग्राम की बात करते हैं तो फाइनल डायग्राम वुड बी लाइक ऐसे कुछ होगा। ये फाइनल डायग्राम है, ये जो बुलेट का इतना सा पार्ट था ये तो यहां रह गया, और बुलेट का ये वाला पार्ट, आगे वाला पार्ट इधर चला गया, बाहर चला गया। तो स्टार्टिंग में ये सारा का सारा सिस्टम रेस्ट में था। अब उसमें से ये वाला पार्ट है जिसका मास मान लेते हैं कि m1 के बराबर है, और ये भाग रहा है कितने से, कुछ u1 वेलोसिटी से। अगर इनिशियल टोटल मोमेंटम 0 था और बाहर से किसी ने फोर्स लगाया नहीं है तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। अगर फाइनल 0 होगा तो जब अगर ये राइट डायरेक्शन में भागेगा तो इसको कहां भागना पड़ेगा, लेफ्ट में, तभी नेट मोमेंटम कैसा आएगा, तभी नेट मोमेंटम 0 आएगा। तो ऐसे वाले केस में जब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की, तो पहला एप्लीकेशन होता है रिकॉइलिंग ऑफ गन। आप थोड़ा सा थ्योरी लिख लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन, इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट रिकॉइलिंग ऑफ गन। इसमें लिखो व्हेन बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, व्हेन बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, comma, gun recoils along opposite direction of the motion of bullet, along opposite direction of the motion of bullet. Initially gun is at rest, initially gun is at rest, so P initial equal to 0. If bullet of mass m1, if bullet of mass m1 is going with velocity u1 and gun of mass m2 is going with velocity v2, इस वाले लैंग्वेज में मैंने बिल्कुल नहीं बोला कि गन पीछे जा रही है कि आगे जा रही है। मैंने क्या बोला कि बुलेट का मास, बुलेट की वेलोसिटी है u1 और गन की वेलोसिटी है u2। मतलब हम क्या मान के चल रहे हैं, अभी हमें डायरेक्शन पता नहीं है तो हम प्लस और माइनस नहीं रखेंगे। देन फाइनल मोमेंटम इज p final इक्वल टू m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 vector. Then final momentum is m1 u1 vector plus m2 u2 vector. आगे लाइन लिखो, no external force is applied on the system, no external force is applied on the system, so momentum of system is conserved, that is p initial equal to p final, that is 0 equal to m1 u1 plus m2 u2 or u2 equal to minus times m1 upon m2 into u1। बेटा समझो, यहां पे माइनस खुद से आ गया। यहां माइनस का क्या मतलब है, यहां माइनस का मतलब है कि अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा। तो इसके नेगेटिव का क्या मतलब होता है, नेगेटिव का मतलब ऑपोजिट होता है। तो उसका मतलब हुआ कि अगर बुलेट इस डायरेक्शन में जा रही होगी तो ऑब्वियस ही बात है गन कहां पे जाएगा, बैक डायरेक्शन में जाएगा। ये तो हमने अपने नॉलेज से बना दिया था, अदरवाइज इस वाले मैथमेटिकल रिलेशन में हम लोगों ने मान के चला हमें कि हमें डायरेक्शन नहीं मालूम। हमें तो ये मालूम है कि बुलेट इज रनिंग विद दिस, गन इज रनिंग विद दिस, बट आफ्टर कैलकुलेटिंग इट वी गॉट टू नो कि ये माइनस में आ रहा है। तो माइनस में आने का मतलब अगर बुलेट एक डायरेक्शन में जाएगी तो गन उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही होगी। ये माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है चीजों को। एक और बात हमें समझ में आता है, जो बुलेट है ना, बुलेट हमने किसको, कौन से वाले मास को हम लोगों ने बुलेट बोला हुआ था, बुलेट बोला था हम लोगों ने इस मास को। और ये ज्यादा होगा कि कम होगा, कॉमन सेंस की बात है।
बुलेट तो बहुत छोटी होती है। बुलेट बहुत छोटे होने का मतलब हुआ कि जो M1 होगा वो M2 से बहुत छोटा होगा, गन के कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा। अगर गन के कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा तो यहाँ पे ध्यान से देखें कि जो M1 अपॉन M2 आएगा, आप अंडरस्टैंड करो, ये बहुत छोटा है। M2 से डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा, M1 अपॉन M2 इज वेरी वेरी लेस देन 1। अगर ये 1 से बहुत छोटा आएगा तो हमें क्या दिखाई देगा, E2 जो U2 आएगा उसका मैग्नीट्यूड U1 के मैग्नीट्यूड से काफी कम होगा। अभी हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो माइनस साइन नहीं आएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड। इसका मतलब है बुलेट जितनी वेलोसिटी से आगे निकलेगी, गन एग्जैक्ट उतनी वेलोसिटी से पीछे को नहीं जाएगी। अगर गन एग्जैक्टली उतने वेलोसिटी से पीछे को जाती तो उसको संभालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। बुलेट फायर करते हैं हम एक तरफ, गन भागती हुई पीछे डायरेक्शन में, उतनी वेलोसिटी से बहुत टफ हो जाता। बट गन एक्चुअली बहुत कम वेलोसिटी से भागती है क्योंकि इसका इनर्शिया या मास काफी ज्यादा होता है। ऐसे करते हैं, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है अ गन हैज मास 2 kg, comma, it fires a bullet. It fires a bullet of mass 10 gram with velocity 1000 meter per second. Find recoil velocity of gun. इस क्वेश्चन को समझे। इनिशियल में क्या है, बुलेट गन है और उसमें एक बुलेट है और बुलेट उसके अभी अंदर है यहाँ पे, और सब कुछ रुका हुआ है। सब कुछ रुका है तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा। बाद में क्या हो रहा है, बाद में फाइनली हमें दिखाई दे रहा है कि उसमें से एक बुलेट निकली और वो जा रही है कितने वेलोसिटी से, वो जा रही है कोई 1000 मीटर पर सेकंड से ये बुलेट जा रही है। तो अगर ये 1000 से जाएगा तो ये पीछे को जाएगा। तो आपके पास तरीके दो हैं, या तो हम वेक्टर फॉर्म में लिखें या हम इसको स्केलर फॉर्म में लिख सकते हैं। स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तब भी हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं। हमारे पास लिखने का तरीका है, जैसे यहां मैंने पूरा वेक्टर फॉर्म में दिखाया, तो देखो यहाँ प्लस लिखा हुआ है, प्लस, और जब ऐसे इसको इक्वेट करा तो यहाँ पे माइनस आ गया, माइनस आ गया। बट अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यूज दिखाएंगे तो फिर हमें माइनस शो करने की जरूरत नहीं है। जैसे इस वाले केस में हम कैसे बोल सकते हैं, अगर हमें सोल्यूशन निकालना है इजी मेथड से तो हम लोग बोलेंगे ये सोल्यूशन है। आप बोलेंगे पी इनिशियल 0 तो पी फाइनल भी 0 होगा। अगर पी फाइनल 0 होगा तो बुलेट कहां जाएगी, राइट में, तो ये कहां पे जाएगा, लेफ्ट में। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आप बोलेंगे कि इसका मास कितना था, इसका मास वॉज 10 ग्राम, और 10 ग्राम का मतलब क्या होता है, 0.01 kg। तो तुम इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल दैट वाज 0 इज इक्वल टू पी फाइनल में कैसे लिखोगे, इसका मोमेंटम, और वो कितना आएगा, वो आएगा m इंटू वी। और अगर तुम्हें ऑलरेडी पता है कि ये बैक डायरेक्शन में जाता है, ऑलरेडी पता है कि ये बैक डायरेक्शन में जाता है, तो तुम पहले से माइनस यूज कर सकते हो। यहां माइनस यूज करोगे, मैं नेक्स्ट पेज पे कराता हूं। तो हम लिखेंगे पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल दैट 0 इज इक्वल टू 1000 इंटू 0.01 माइनस गन का मास कितना, 2 kg के बराबर है, ये 2 kg। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस 2 इंटू वी, और यहां से हम वी कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 10/2 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखो यहाँ पे माइनस नहीं आया। कुछ लोगों का माइनस आंसर नहीं आया, तो मैं समझाना चाह रहा हूं उनका माइनस क्यों नहीं आया। ये आया 5 मीटर पर सेकेंड, इसमें माइनस कहीं नहीं है, बट माइनस है क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी अज्यूम कर लिया था कि गन कहां जा रही है, बैक डायरेक्शन में। तो इसका आंसर हमें पता क्या लिखना चाहिए, इसका आंसर लिखना चाहिए वेलोसिटी ऑफ गन इज 5 मीटर पर सेकेंड along opposite, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, opposite of bullet।
अगर तुमने ऐसे लिख दिया तो फिर माइनस बोलने की जरूरत नहीं है, फिर हम आंसर प्लस में बोलेंगे। वेलोसिटी ऑफ गन इज 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बुलेट। ये एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, ये मेथड नंबर 2 है। इसमें हम लोग साइन अपने आप से यूज नहीं करेंगे, हम प्रॉपर लिखेंगे। हम लोग कैसे बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल। व्हाट इज इनिशियल? 0। व्हाट इज पी फाइनल? पी फाइनल होगा मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन। यहाँ पे देखो हम लोगों ने कुछ नहीं अज्यूम करा, हम सीधी वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे आएगा 0 इक्वल टू मास ऑफ बुलेट वाज 0.01, वेलोसिटी ऑफ बुलेट वाज 1000 प्लस मास ऑफ गन वाज 2 एंड वेलोसिटी ऑफ गन इज दिस। यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ गन क्या निकल के आ रहा है, -5 मीटर पर सेकेंड। उसका कारण देखो, यहां पे हमने ऑलरेडी माइनस कंसीडर नहीं करा हुआ है, तो आंसर बता रहा है कि नहीं कि माइनस में आएगा। जब हम यहाँ पे ऑलरेडी माइनस में कंसीडर कर चुके थे तो दोबारा माइनस में आंसर निकल के नहीं आएगा। तो अगर कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि प्लस और माइनस क्यों आ रहा है, तो उसका मीनिंग ये है, दोनों का मीनिंग सेम है बट लिखने का ढंग अलग अलग है। चलो, इट वॉज फर्स्ट एप्लीकेशन। नाउ वी टॉक अबाउट सेकेंड एप्लीकेशन। तो ये थियोरेटिकल है, तो आप लिखो, मैं आपको थ्योरी लिखवाता हूं। इसमें लिखो, while firing comma, the gun must be held tightly on the shoulder. Must be held tightly on the shoulder. इसका मतलब क्या है, जब हम बुलेट को फायर करते हैं तो बुलेट कहां जाती है, राइट डायरेक्शन में, और गन कहां भागने की कोशिश करेगी, लेफ्ट डायरेक्शन में। बट तुम भागने दोगे कि पकड़ के रखोगे? ऑफ कोर्स पकड़ के रखेंगे। जब हम पकड़ के रखेंगे तो वी हैव टू अप्लाई सम एक्स्ट्रा फोर्स। तो जैसे जैसे गन रिकॉइल होगी तो हम शोल्डर पे अगर उसको लगा के रखते हैं तो हमें वो बैक थ्रस्ट या बैक फोर्स अप्लाई करेगी। ये उसी का जो पहला वाला पार्ट है उसी का सेकंड एप्लीकेशन है। थर्ड पॉइंट लिखो, फ्लाइट ऑफ रॉकेट एंड जेट प्लेन्स। फ्लाइट ऑफ रॉकेट्स एंड जेट प्लेन्स, इसके बारे में मैं प्रॉपर आपको डेमो करवाता हूं, फिर थोड़ा क्लियर होगा। रॉकेट कैसे ऊपर जाते हैं, जब भी हम किसी रॉकेट को लॉन्च करने की ट्राई करें तो ऐसे मैंने इसका एक डायग्राम बना दिया कि ये रॉकेट है एंड रॉकेट इज गोइंग अपसाइड। जब रॉकेट अपसाइड जाता है तो इसमें से फ्यूल निकलता है, इसको कहते हैं फ्यूल बर्न्ड गैसेस। रॉकेट जब ऊपर जाएगा तो इसमें बहुत सारा फ्यूल बर्न होगा और हाई स्पीड पे ये बर्न फ्यूल गैसेस के फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो अगर ध्यान से देखें तो स्टार्टिंग में रॉकेट ऐसे रखा हुआ था, अब इसमें से ये गैसेस निकलेंगी और गैसेस में मास होगा क्योंकि बहुत ज्यादा गैसेस बर्न होती हैं पर सेकेंड। तो एक हिसाब से हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा मास है जिसको हम बोल सकते हैं m1, और ये बहुत ज्यादा तेज वेलोसिटी से आ रहा है जिसको हम बोल सकते हैं v1। रॉकेट को जब हम ऊपर को लॉन्च कर रहे होते हैं तो बहुत सारा फ्यूल पर सेकेंड बर्न होता है और बर्न फ्यूल गैस बन के काफी तेजी से पीछे को निकलता है। तो इसके पास एक मोमेंटम होगा और हमें मालूम है कि हम बाहर से कुछ नहीं कर रहे हैं, सब कुछ अंदर हो रहा है, बर्निंग अंदर हो रही, तो थ्रस्ट लगेगा और थ्रस्ट कहां पे लगेगा, वो लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। और रॉकेट का मास अगर m2 के बराबर है, मैं ऐसे बता रहा हूं आपको, तो ये m2 होगा और ये v2 होगा। मतलब जैसे जैसे फ्यूल जलेगा, फ्यूल नीचे को जाएगा और रॉकेट कहां पे जाएगा, ऊपर को जाएगा। और इसका कंसेप्ट है जो हम प्रॉपर डेरिवेशन निकालते हैं कि ये कितनी वेलोसिटी आएगी, बट अभी कंजर्वेशन के टाइम पे हम इसको बस इतना स्टडी कर रहे हैं कि जब यहाँ पे गैसेस बाहर निकलेंगी तो रॉकेट कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। थोड़ा सा लिखो, when rocket rises up, when rocket rises up, comma, fuel gases eject out with very high speed. Fuel gases eject out with very high speed, comma, there is recoil on rocket which uplifts it. फोर्थ एप्लीकेशन है, फोर्थ है एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब।
एक्सप्लोजन ऑफ, आप ऐसे इमेजिन करो कि हमारे पास एक बड़ी सी बॉडी है, ये ऐसे रखा हुआ है, ये इनिशियल डायग्राम है, इनिशियल, फिर ये सडनली एक्सप्लोड हो जाता है। एक्सप्लोड कैसे होगा? इसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन चलेगा, केमिकल रिएक्शन चलेगा तो कुछ एनर्जी जनरेट होगी, और वो एनर्जी जनरेटेड एनर्जी, इसके अंदर जो एनर्जी जनरेट हो रही होगी वो जोर का धक्का लगाएगी और पूरा ये फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा। तो जब बॉम्ब एक्सप्लोड होता है तो थाउजेंड्स ऑफ फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है, बट मैं थाउजेंड्स नहीं दिखा रहा, समझ में नहीं आएगा, मैं इसको दिखा रहा हूँ 2 फ्रेगमेंट में। मान लो इनिशियल बॉम्ब ऐसे था और एक्सप्लोड हो गया 2 अलग अलग टुकड़ों में, और वो कुछ ऐसे है कि ये ऐसे ऐसे टूट गया, और हम शो कर देते हैं कि एक टुकड़ा राइट में जाएगा और एक लेफ्ट में जाएगा, और ये ऐसे टूटा होगा, ऐसे मान लेते हैं। ये ब्रेक हो गया 2 पार्ट में, और इसका मास है कुछ, इसका मास पहले m था, अब एक मास यहां चला गया तो बचा हुआ कितना है, m माइनस m। अब इस टुकड़े के साथ क्या होगा, ये टुकड़ा इधर भागेगा कितनी वेलोसिटी से, v1 से, तो ये टुकड़ा कितने से भागेगा, v2 से, ऐसे कुछ हो रहा होगा। और इस वाले केस में जो एक्सप्लोजन हुआ वो अंदर की एनर्जी से हुआ, अंदर कोई केमिकल एनर्जी जनरेट हुई, कोई रिएक्शन हुआ, कुछ ना कुछ हो रहा होगा, न्यूक्लियर रिएक्शन या किसी तरह का रिएक्शन होगा, तो अंदर की एनर्जी ब्लास्ट करेगी और एक टुकड़ों में टूट जाएगा। इसका मतलब जो कुछ हुआ वो इंटरनली हुआ, बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगाया गया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं एफ एक्सटर्नल इज 0। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया तो मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा, मतलब इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियली क्या था, इनिशियली इट वाज हैविंग मास m एंड वेलोसिटी वाज 0। फाइनली ये 2 पार्ट में टूट गया, एक पार्ट का मास इतना और दूसरे का इतना, जिसका मास इतना है वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, m इंटू v1 और प्लस m माइनस m। अगेन 2 बातें आती हैं, या तो हम इसकी डायरेक्शन पहले से अज्यूम कर सकते हैं तो माइनस लिख सकते हैं, अज्यूम नहीं करना तो माइनस अपने आप फाइनली निकल के आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, m इंटू v1 एंड m माइनस m इंटू v2, तो मैंने यहां पे लिख दिया v2। तो इनिशियल वॉज 0 तो फाइनल इज ऑल्सो 0। अगर हम यहां से सॉल्व करेंगे ना v2, तो v2 क्या निकल के आ रहा है, v2 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स m अपॉन m माइनस m इंटू v1। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जो दूसरा वाला पार्ट है, दूसरा पार्ट है, जब वो टूट के किसी डायरेक्शन में जाता है तो उसकी वेलोसिटी v1 के कंपैरिजन में नेगेटिव होती है, उल्टा होता है। मतलब अगर ये प्लस है तो ये किस में आ रहा है, ये वाला, अगर ये प्लस होगा तो ये आंसर किस में आ रहा है, माइनस में। माइनस में आने का मतलब क्या हुआ, अगर ये राइट डायरेक्शन में जाएगा तो ये कहां जाएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा। सो ऐसा है एक्सप्लोजन। तो ये जितने पार्ट हम अभी पढ़ रहे थे वो सबका सब क्या था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था। तो मोमेंटम का कंजर्वेशन हम 2 अलग अलग टाइप से करवा सकते हैं। एक तो करवा सकते हैं कि बॉडीज पहले से रन हो रही थी, दोबारा से मैं आपको दिखाता हूं रिवाइज करके, स्टार्टिंग से हमने क्या देखा था। ये वाला टाइप कौन सा था, ये वाला टाइप था जिसमें बॉडी ऑलरेडी रन हो रही थी, पहले से भाग रही थी, फिर टकराती हैं और फिर कुछ होता है और हम क्या बोलते हैं, नेट फोर्स सिस्टम पे 0 आता है, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होगा, और ऐसे करके हम सॉल्व करते थे, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। दूसरा कंजर्वेशन कौन सा है, जिसमें बॉडी ऑलरेडी रेस्ट में, बॉडी ऑलरेडी रेस्ट में, एक्सप्लोजन होता है, एक पार्ट एक डायरेक्शन में जाता है तो दूसरा पार्ट दूसरे डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे वाले केस में टोटल इनिशियल मोमेंटम 0 आएगा, एंड फिर हम सॉल्व करेंगे तो ऐसे वैल्यू आएंगी। जो ये वाला एप्लीकेशन है, जो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा, दोनों एप्लीकेशन बेसिकली सेम है। उसमें गन रेस्ट में थी, यहाँ पे पूरी की पूरी बॉडी रेस्ट में, और ये एक्सप्लोड होती है और 2 टुकड़ों में टूट जाती है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक काम करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा अच्छा सा, तो देखते हैं एग्जाम्पल। bomb explodes in 3 parts as, मैं डायग्राम से ज्यादा समझाऊंगा, क्लियर होगा। ये हमारे पास पहले था ऐसा, ये इनिशियल है, बाद में ये 3 पार्ट में टूट जाता है कुछ ऐसे। एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, और ये एक पार्ट ये। अगर हम इसको अलग अलग करते हैं तो भी ठीक है।
ये 3 टुकड़ों में टूट गया और हम मान लेते हैं कि इट इज गोइंग विद वेलोसिटी समथिंग 4 मीटर पर सेकेंड and it is going with velocity something let's say 6 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पूरे का हाफ पार्ट है, this is half and this is 1/4 and this is also 1/4 और ये जो आपस में आ रहे हैं परपेंडिकुलर आ रहे हैं, मतलब ये दोनों वेलोसिटी है ना, ये आपस में परपेंडिकुलर है, ऐसे बनाए ना तो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो इनिशियली हमारे पास ये रेस्ट में था और ये टूट गया 3 पार्ट में, एक पार्ट इधर को भाग रहा है, एक पार्ट इधर भाग रहा है और इस पार्ट के बारे में बताना है। अगर इसका मास m के बराबर था तो बेसिकली एक पार्ट का मास होगा m/2, तो इसका होगा m/4, तो इसका होगा m/4 and it is running along this direction, it is running along this direction and both are making angle 90 degree। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 के बराबर है। हमने बताना है इस थर्ड पार्ट की वेलोसिटी कितनी होगी। कोई हमसे ऐसे बोल सकता है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्ट, सो इसमें हम लोग बोल देते हैं फाइंड वेलोसिटी ऑफ द हाफ पार्ट। थर्ड पार्ट का मतलब हाफ पार्ट, ये वाला, इसकी वेलोसिटी बतानी है। अब मोमेंटम कंजर्वेशन कराएंगे, तुम क्या बोलोगे? बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, नो फोर्स इज एक्टिंग फ्रॉम आउटसाइड, दैट मींस इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम एंड इनिशियल मोमेंटम 0 था तो फाइनल भी 0 आना चाहिए। मोमेंटम स्केलर क्वांटिटी नहीं है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर होता तो आसान हो जाता, कैसा लिख देते हम? इसका मास इंटू इसकी वेलोसिटी प्लस इसका मास इंटू इसकी वेलोसिटी। ऐसा नहीं लिख सकते, ये डिफरेंट डायरेक्शन में, ये डिफरेंट डायरेक्शन में, खराब हो जाएगा काम। एक काम करते हैं, आसान बनाने के लिए हम इसको आई कैप बोल देते हैं, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को हम जे कैप बोल सकते हैं। ये एक मेथड है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग मेथड हो सकते हैं। तो मैंने इस वाले 6 मीटर पर सेकंड वाले डायरेक्शन को आई कैप बोल दिया, तो ये वाला डायरेक्शन क्या आएगा? ये जे कैप का डायरेक्शन आएगा। ऐसा करेंगे तो हमारे पास जो पी फाइनल की वैल्यू आएगी वो कुछ ऐसे निकल जाएगी कि 3 पार्ट्स हैं, इसका मास m/4 होगा, तो हम लोग क्या लिख रहे होंगे? m/4, या अगर आपको समझ में नहीं आता तो मैं एक लाइन और लिख देता हूं, ऐसे लिख देते हैं हम लोग P1 प्लस P2 प्लस P3। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम? 0, तो व्हाट विल बी फाइनल मोमेंटम? दैट विल आल्सो बी 0। इनिशियल मोमेंटम किसका होगा? इसका, इसका और इसका, तीनों का मिला के होगा और ये 0 आ गया। फाइनल मोमेंटम में किसका आएगा? वो भी तीनों का आएगा। और लेकिन हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम तीनों का लिखना स्टार्ट करते हैं। सो इनिशियल मोमेंटम 0 इज इक्वल टू P1। व्हाट इज P1? P1 इसका मोमेंटम और इसका मास कितना है? m/4। m/4 इंटू 6 आई कैप प्लस, अब हम बात करते हैं इसकी, ये कितना आएगा? m/4, उसका मास भी m/4 होगा ना, m/4 इंटू 4 जे कैप। क्लियर है? इसका मास, इसका m/4 है और वेलोसिटी कितनी है? 4, और इस डायरेक्शन को हमने जे कैप मान लिया। इसके बारे में कुछ नहीं पता तो हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग बोलेंगे प्लस m/2 इंटू वी वेक्टर। इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। ऐसा करते हैं, ये 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। हम 2 से और मल्टीप्लाई करते हैं, m कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 0 इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस वी वेक्टर। तो वी वेक्टर क्या निकल के आएगा? वी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 3 आई कैप माइनस टाइम्स 2 जे कैप। अगर कोई हमसे बोले इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो तुम बोलोगे मैग्नीट्यूड होगा एंड दैट इज अंडर रूट ऑफ हाउ मच? 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर, दैट बिकम्स 9 प्लस 4 अंडर रूट 13 मीटर पर सेकेंड। दोबारा देख लो, ऐसा हमने क्यों लिया हुआ है? क्योंकि हमें मालूम है कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, सो हमने वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट वो करना पड़ेगा। इसको करने के 2 तरीके हैं, या तो हम आई कैप और जे कैप के फॉर्म में करें या फिर हम ग्राफिकली करें। ग्राफिकली कैसे? एक का ग्राफ बनाएंगे, फिर दूसरे का बनाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे, बट वो ज्यादा लंबा और डिफिकल्ट सा मेथड हो जाता है। ये आसान मेथड है। सो दिस इज इट।